हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की इकाई फर्स्ट जो स्थिर वैद्युतिकी है। जो क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इकाई जो फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट, इसमें दो चैप्टर आते हैं। एक है हमारा आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र और दूसरा है विभव विभवांतर एवं संधारित्र। ठीक है, आज हम बात करेंगे केवल पहले चैप्टर के बारे में, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वह क्या है? आवेश के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो इससे हम थोड़ा सा पिछले क्लास की बात करेंगे। हमको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है। गुरुत्वाकर्षण किसके कारण लगता है? द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान के कारण जो है किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो उसके अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान मान लीजिए कोई द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण लगता है। जैसे कि हम हैं तो हमारा द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण हम किसी दूसरे वस्तु को क्या करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे। या पृथ्वी है तो पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का भी द्रव्यमान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ द्रव्यमान के कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि पृथ्वी है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र भी होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जो आवेश है वो कह रहा है किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। यहाँ क्या था? जो द्रव्यमान था, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता था, यानी कि द्रव्यमान का गुण है कि वो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करेगा। ठीक उसी प्रकार जो आवेश है उसका गुणधर्म है जिससे यह क्या करता है? वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसके प्रभावों का क्या करता है? अनुभव कराता है। आवेश क्या होता है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या उसके जो है प्रभावों का क्या करता है? हमको अनुभव कराता है। यह बात रही हमारी किसकी? जो है वैद्युत आवेश की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना। किसकी बात करेंगे? आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना। देखिए, तो अब हम बात करेंगे कि आवेश की संकल्पना हम कैसे देते हैं, किसके आधार पे आवेश की संकल्पना, यानी कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है ये हम जानेंगे। तो थोड़ा सा हम जो है चर्चा करते हैं पिछले क्लास में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हम लेंगे सोडियम यानी इसका जो क्रमांक होता है वह 11 होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,1, क्योंकि 2, 8, 1। अब जो है यहाँ पर इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी तत्व होता है जो अपने आप में अष्टक प्राप्त करना चाहता है, यानी पूर्ण होना चाहता है, तो उसके लिए बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या उसकी बाह्य कक्षा में पहले से ही पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन इसको पूर्ण होने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। इसलिए क्या करेगा? जो यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करेगा तो आप देखेंगे इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचे कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बचा कितना? 11 प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की यहाँ क्या हो जा रही है? अधिकता हो जा रही है। जब प्रोटॉनों की अधिकता हो रही है तो इस सोडियम पर क्या हो जाएगा? 1 + चार्ज आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा होता है, बात कर लेते हैं दूसरा कोई क्लोरीन। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7, क्योंकि इसका क्रमांक कितना है? 17 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 17, प्रोटॉनों की भी संख्या है कितना? 17। ये अपने आप में क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, इसको अष्टक प्राप्त करना है, यानी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा? पहले ही 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो क्या बनाता है? Cl पर। अब माइनस कैसे आ जाएगा? आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले रहा है? ग्रहण कर ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? 18। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे? निरावेशित हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन की इस पर अधिकता हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपने आप में माइनस चार्ज होते हैं, यानी कि यह हो जाएगा Cl पर माइनस। यहाँ हम इन्हें देखा कि सोडियम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी। इसमें क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इस वाले पॉइंट में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की
कमी हो रही है। और हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से ही ग्रहण हो रहा है, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि होती है। यानी कि यह सोडियम या यह क्लोरीन या कोई अन्य तत्व ऐसे भी लेंगे, वो अपने आप में क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन वह उसमें एक जो है इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश हुई तो वह एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, परित्याग कर दिया। यह क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनों को आपस में ग्रहण कर ले रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो संकल्पना है वो किसके आधार पर दी जा सकती है, जो है आवेश की जो संकल्पना है वह इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जा सकती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगा, सोडियम में इलेक्ट्रॉन एक त्याग का मतलब क्या हुआ, कमी हुई तो क्या बना लिया, वो धनावेश बना लिया। यदि क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अधिकता का मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहले से ग्रहण किए जाएंगे तो क्या बनाएगा, वो ऋणावेश बनाएगा। ठीक है, तो इसकी संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया, यानी इलेक्ट्रॉनों का कमी होना का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो रहे हैं, हट जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हटे तो कमी हुआ तो क्या बनाया हुआ, धनावेश बनाया। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या, जो सोडियम है वो धनावेश बनाया है। ठीक उसी प्रकार यदि एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है तो क्या बनाता है, वह ऋणावेश बनाता है। जैसे क्लोरीन के साथ, क्लोरीन क्या हुआ है, यह ऋणावेश बनाया हुआ है। इस प्रकार हम समझ गए कि जो आवेश क्या होता है, आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। आवेश की जो संकल्पना किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। यदि किसी परमाणु में या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश बनाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी कि ऋणावेश उसके पास आया तो क्या होगा, वो जो है ऋणावेश बनाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, देखेंगे कि आखिर ये तो बात हो गई कि हमने जो है आवेश की जो संकल्पना है वह केवल हम किसके आधार पर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिए हैं। तो बात यहाँ आती है कि इसे हम प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आप इसे नोट में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो संकल्पना है और प्रोटॉनों के आधार पर इसलिए नहीं दी जाती है कि पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह नोट पहला, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या है, 1837 गुना हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका मास ऑफ प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह जो है 1837 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। अब बहुत अधिक है तो परमाणु से बाहर नहीं निकलेगा, वो वस्तु से किसी वस्तु से बाहर नहीं निकलेगा। पहली बात तो यह हो गई। और दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट कि प्रोटॉन के बीच क्या है, प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल लगता है, प्रबल नाभिकीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, प्रबल नाभिकीय बल से बधे होते। इस प्रकार हम समझ गए कि आखिर किसी भी परमाणु में या किसी वस्तु में दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रॉन के आधार पे आवेश की संकल्पना दे सकते हैं, क्योंकि एक जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि हम ये ऋणावेश के आधार पर तो दे सकते हैं, प्रोटॉन जो के आधार पर, यानी कि धनावेश के आधार पर क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो धनावेश है, और धनावेश होने के साथ साथ क्या है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या है, बहुत अधिक है। और दूसरी बात क्या है, जो प्रोटॉन है इन दोनों के बीच नाभिक के अंदर एक नाभिकीय बल लगता है, यानी प्रबल नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण ये जो क्या है, प्रोटॉनों के आधार पे हम जो है आवेश की संकल्पना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। प्रकार, आवेश का जो प्रकार है अभी हमने पढ़ा था, जो है कितना आया था आवेश की संकल्पना में, आवेश दो प्रकार के आए थे। तो लिख सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
पहला कौन सा प्रकार है? पहला हम कर सकते हैं धनावेश। पहला क्या हो जाएगा? धनावेश यानी कि पॉजिटिव। यह उत्पन्न कैसे होता है? हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी से। किससे? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, कमी से उत्पन्न होता है, कमी से उत्पन्न होता है। यानी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकल जाते हैं, तो धनावेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ऋणावेश। निगेटिव। यह कैसे उत्पन्न होता है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से उत्पन्न होता है। ठीक है। अब बात आती है हमारी कि ये तो दो प्रकार के आवेश हो गए, एक हो गया धनावेश और एक हो गया ऋणावेश। धनावेश किसके कारण कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन जब कमी होगी यानी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से बाहर निकलेगा तो धनावेश होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा यानी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो क्या होगा? ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम बात करेंगे कि क्या इन दोनों के साथ कौन सी ऐसी और भी घटनाएं होती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे एक यहाँ हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। देखिए, यह कोई आधार है, इस आधार से हमने एक धनावेशित छड़ को लटकाया है स्वतंत्रतापूर्वक। कौन सा छड़ है? यह जो छड़ है वह धनावेशित है, पूर्णतः धनावेशित छड़ है। और इसके पास हम कोई दूसरा जो है धनावेशित छड़ लेकर के जाते हैं। इसके पास हम कोई दूसरा धनावेशित छड़ लेकर के आते हैं तो हम पाएंगे क्या है? यह दूसरा धनावेशित छड़ है। तो जैसे ही इसके समीप जाएगा तो ये दोनों समान हैं, समान ध्रुव के हैं, तो क्या हो जाएगा? जो यह जो हमें स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई है छड़, यह घूम जाएगी ऐसे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब यह घूमेगी यानी कि इनके बीच क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों के बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे एक और दूसरा, यह किसी आधार से ये भी लटकाया गया है और इसमें हमने ऋणावेश दे दिया है। किसकी कौन सा आवेश दिया है? ऋणावेश, माइनस 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 चार्ज है। ठीक है। और हमने इसके पास एक दूसरी कोई छड़ लाया धनावेशित। ठीक है। ये कौन सी छड़ है? यह छड़ जो है वह धनावेशित है। तो आप यह पाएंगे कि यह अब इसकी तरफ आकर्षित हुई। जैसे इसके समीप लेकर के हम आएंगे, या सपोज करिए कि यह है कोई धनावेशित छड़ और यह दूसरा है यह ऋणावेशित छड़। जैसे इसके संपर्क में ऐसे हम लेकर आएंगे तो ये इस अवस्था में तो इसकी तरफ आकर्षित होगा, यह घूमेगा क्योंकि स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ है, स्वतंत्र है गति करने के लिए। तो जैसे इसके समीप लेकर आएंगे तो इसके तरफ क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह ऐसे कुछ कुंडली जो होगी क्या होगी? वह ऐसे घूम जाएगी। अर्थात हम कहेंगे कि इसमें क्या था? यह दोनों समान ध्रुव थे। क्या थे? समान ध्रुव। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कि पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस और प्लस, ठीक है, या माइनस माइनस। ठीक है। यह क्या है? एक समान ध्रुव है। यह दोनों के दोनों हैं समान ध्रुव, समान ध्रुव। कैसे हैं? यह समान ध्रुव हैं और समान ध्रुव होंगे तो उनके बीच क्या होगा? उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। और ठीक उसी प्रकार विपरीत ध्रुव होंगे पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव। तो यह कैसे ध्रुव कहलाएंगे? यह कहलाएंगे असमान ध्रुव। क्या कहलाएंगे? असमान ध्रुव या विजातीय ध्रुव। असमान ध्रुव।
और इनके बीच क्या होगा, असमान ध्रुवों के बीच हम कहते हैं कि आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या समझा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। इन दोनों आवेशों की जो प्रकृति होती है, यानी कि समान ध्रुवों के साथ क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुवों के साथ क्या होता है, यानी असमान ध्रुवों के साथ क्या होता है, आकर्षण होता है। जो कि आप इसमें पहला पॉइंट इसको कह सकते हैं या दूसरा पॉइंट कह सकते हैं। यानी ये पहला पॉइंट का एग्जाम्पल हो गया या दूसरे पॉइंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसमें अगला पॉइंट कि आवेश कैसा होता है। तो आप जानेंगे कि आवेश जो होता है वह अचर होता है। क्या होता है, आवेश अचर होता है। अचर क्यों होता है, क्योंकि आवेश का जो मान है वह कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आवेश का जो मान है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जितना उसका वैल्यू है वो उतना ही का उतना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगी। हम इसे रफ करके लिखते हैं। आवेश जो है अचल होता है। आवेश अचल होने का मतलब क्या है कि हम समझेंगे कि हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे द्रव्यमान से संबंधित। मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, निश्चित द्रव्यमान है एम नॉट। क्या है, निश्चित कोई द्रव्यमान है एम नॉट। तो और इसे क्या किया जा रहा है, इसे गतिशील कराया जा रहा है। इसे मतलब भी वेग से गति कराया जा रहा है। जैसे इसे भी वेग से गति कराया जाएगा तो एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण देने वाले वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन। उन्होंने एक समीकरण दिया था कि जब कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो वह गतिशील होगी, तो गतिशील होगी तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। और द्रव्यमान में परिवर्तन का उन्होंने जो है एक सूत्र दिया है, वह होता है डेल एम इजकल टू एम नॉट अपान अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम समझेंगे कि है क्या क्या। यह जो डेल एम है यह हम कह सकते हैं द्रव्यमान परिवर्तन है। क्या है, द्रव्यमान परिवर्तन है। ठीक है, क्या है, द्रव्यमान परिवर्तन। और जो एम नॉट है वह स्थिर द्रव्यमान था। एम नॉट है वो क्या है, स्थिर द्रव्यमान। और इसके बारे में आप जानते हैं ये क्या होता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और यह भी क्या है, यही है वेग। वस्तु का क्या है, वस्तु का वेग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को, यानी जिसमें द्रव्यमान हो, उसको हम गतिशील कराते हैं तो उसमें वेग में क्या होता है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ जो है वो आवेश कह रहा है कि क्या होता है, आवेश अचल होता है। क्या होता है, आवेश अचल होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। हम इसमें लिख सकते हैं अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं रहता है या निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन हम जो है इसको कह सकते हैं, यानी जो द्रव्यमान वाली पॉइंट है उसको हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का जो द्रव्यमान है वह क्या होता है, वेग के साथ बदलता जाता है। हम कह सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के साथ इस सूत्र से क्या हो सकता है, वेग के साथ
उपरोक्त सूत्र की सहायता से, उपरोक्त सूत्र के साथ, के द्वारा कह सकते हैं, के द्वारा बदलता है, के द्वारा बदलता है। यानी कि जो यह आइंस्टीन ने जो हमारा यह फार्मूला दिया हुआ है, डेल एम इक्वल टू एम नॉट अपान अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, यह जो फार्मूला है, यह फार्मूला यह बताता है कि जब किसी वस्तु को, यानी किसी m द्रव्यमान की वस्तु को हम गतिशील कराएंगे तो उसमें, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। वही बात यहाँ कर रहा है कि जो आवेश है, आवेश का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि उसका वेग बढ़ाएं या उसका वेग घटाएं, उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आशा करते हैं कि इसके पहले का जो है जो भी आपको समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम देखते हैं आवेश का मात्रक। देखिए, हमें पता है कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा बराबर एक सूत्र होता है आवेश या वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश बटा समय, वैद्युत आवेश बटा समय। हमें क्या चाहिए? आवेश चाहिए, तो हम कह सकते हैं आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। आवेश को व्यक्त करते हैं हम Q से, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। ये एक फार्मूला होता है। बात करते हैं आवेश का मात्रक। क्या करते हैं? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक है वह धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और गुणे समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो हमारा जो है एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसी को कहते हैं हम कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम। यानी आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? आवेश का मात्रक जो है वह कूलाम होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं बीमा की, बीमा की बात करेंगे तो एम्पियर, एम्पियर एसआई पद्धति का है, यानी बीमा हो जाएगा ए और समय क्या है? टी, ए टी। वैद्युत आवेश का जो बीमा होगा वो क्या होगा? ए टी। ठीक है, इसके साथ ये टॉपिक समाप्त हो गया। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कल। आपको यह वीडियो अच्छा लगे, क्लास समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।